Yes, students, let's start our discussion with cell, the unit of life. तो इसमें हम यूकैरियोटिक सेल पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, देखेंगे हम। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन की। तो स्ट्रक्चरली अगर हम देखेंगे तो लिपिड की यहाँ पे एक दो लेयर की बनी हुई है लिपिड्स की, और उसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनको आप पेरिफेरल और इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स से जॉइंटेड पाएंगे। ठीक है, उनके अंदर दोनों ही होंगे। जो मेम्ब्रेन है ह्यूमन इराइथ्रोसाइट्स की, इराइथ्रोसाइट्स क्या होती है? इराइथ्रोसाइट्स मैम WBC। इराइथ्रोसाइट्स आरबीसी। ठीक है, तो जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके पास 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन एंड इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables the lateral movement of protein within the overall bilayer। यानी इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है कि इसके अंदर जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है जिसके पास हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक एंड है। जो हाइड्रोफिलिक एंड है यानी वाटर लविंग, बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ ही दोनों हाइड्रोफोबिक एंड है, बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये पूरी लिपिड बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसके अंदर ओवरऑल बाइलेयर में लिपिड का मूवमेंट होता है। द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्टेन फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस कराती है। जो फ्लूइड नेचर है वो सेल ग्रोथ, एंडोसाइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन एंड सेल डिवीजन एंड सीक्रेशन। ये सभी फंक्शंस कौन किसकी वजह से हो पाते हैं? फ्लूइड नेचर की वजह से। तो वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन इज इट सेमी परमिएबिलिटी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? which allow certain particles to pass through it। यानी उसमें से एक मेम्ब्रेन को छन के पार्टिकल्स आगे जाएंगे, केवल डिजायर्ड पार्टिकल्स ही आगे जाएंगे। तो द मेम्ब्रेन अलाउ सर्टेन मॉलिक्यूल टू पास अक्रॉस एंड डज नॉट अलाउ अदर्स। कुछ को ही जाने देगी, सबको नहीं जाने देगी। तो इट इज अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी उस मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। यानी सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कराना ही सबसे बड़ा मेन फंक्शन है मेम्ब्रेन का। टू टाइप्स के ट्रांसपोर्ट हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मैनी न्यूट्रल सॉल्यूट्स मे मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। हमारे पास दो टेक्निक होती हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। ठीक, तो इन दोनों में केवल एक वर्ड का ही डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। And if the movement occurs through semi-permeable membrane, that is osmosis। तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स तो डिफ्यूजन के थ्रू ही डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। वाटर मूव्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस।
लेकिन वाटर का मूवमेंट किससे होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, यानी वहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है और कुछ सर्टेन पार्टिकल्स ही पास आउट होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स फॉलो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो पोल्स पे हैं। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर। ठीक है, इनको किसकी जरूरत होती है? कैरियर प्रोटीन की। मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम देखेंगे few ions or molecule are transported across the membrane against their concentration gradient with making use of ATP। अब क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट अलाउ है कि वो इधर हाई कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिन्हें ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है एटीपी की फॉर्म में, और ऐसे ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इट रिक्वायर एनर्जी टू बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव पंप, सोडियम पोटेशियम आयन पंप के थ्रू ये मूवमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। आगे हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम ये सारा देखेंगे। नेक्स्ट इज सेल वॉल। अब आती है हमारी सेल वॉल। तो इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, क्या यानी प्लांट सेल्स के पास, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एल्गल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, gelatinous manons एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकेट, CTC, इन सभी की ये सेल वॉल बनी हुई होती है। अदर प्लांट्स हैव अ सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। कुछ प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। हम सेल्यूलोज की, प्रोटीन की या फिर पैक्टिन्स की बनी हुई होती है। इन चारों में से किसी भी सब्सटेंस की बनी हुई हो सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल इन मिडल लैमेला आर ट्रांसवर्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा। जो प्लाज्मोडेस्माटा लेयर है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो साइटोप्लाज्म से साइड वॉल्स को कनेक्ट करती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, इसमें क्या इंटीग्रल प्रोटीन दिख रहा है, तो इंटीग्रल प्रोटीन के थ्रू ही तो ट्रांसमिशन हो रहा था। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लैमेला है उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा है और वो साइटोप्लाज्म को एडजेसेंट सेल्स से कनेक्ट करती है। देखिए बेटा, ये आपकी प्राइमरी सेल वॉल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? पैक्टिन है, ठीक है, मिडिल लैमेला है, प्राइमरी सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल कहाँ है? सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है। इसमें बीच में सॉल्युबल प्रोटीन्स भी दिख रहे हैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, सेल्यूलोज कैसे बनता है, सेल्यूलोज सिंथेसिस। फिर बीच में आप देखेंगे आपको यहाँ पर पूरा ये हेमी सेल्यूलोज भी दिख रहा है और ये पैक्टिन है। ठीक है, तो ये सारी कवरिंग्स के साथ ही हमारी प्राइमरी सेल वॉल थी। ये है सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है? लिग्निन, सेल्यूलोज, माइक्रोफिब्रिल एंड हेमी सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल को जोड़ने का काम कर रहा है लिग्निन। आगे आप देखेंगे पिट्स आर प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी सेल वॉल। जो हमारी सेकेंडरी वॉल थी उस पर पिट्स भी होते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोक्राइन मेम्ब्रेन, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सम ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स जिनके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उन्हें आपस में मिला के हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि उनके फंक्शंस आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
तो each of these component organelle is distinct in terms of structure and function. इन सभी के स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। So it is a network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm and around the nucleus. ये क्या है? नेटवर्क है, पूरा स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जो इसमें साइटोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वहां से ही कंटिन्यू रहता है। इट डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ल्यूमिनल स्पेस है, जो स्पेस है उसको ल्यूमिनल कह रहे हैं, इनर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बाहर है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, जो अंदर फोल्ड्स आ रहे हैं उनको ल्यूमिनर कहेंगे और जो बाहर आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहेंगे। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और सिक्रेशन होता है। और द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते, उनको आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये साइट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन्स, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गोल्गी एपरेटस। तो कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस के पास, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? गोल्गी एपरेटस। तो इसके अंदर क्या है? फ्लैट सेल्स हैं, डिस्क शेप्ड हैं, सैक्स हैं और सिस्टर्ने की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दे हैव अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, आप इनकी शेप देख सकते हो, इनकी कैसे आ रही है? कॉन्वेक्स शेप आ रही है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे सिस फॉर्मिंग फेस, और कॉन्केव शेप को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मिंग फेस। तो इसके दो फेस हो गए, सिस और ट्रांस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ये करती है और ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम। ये हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स क्या है? स्फेरिकल इर्रेगुलर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, केवल एक ही मेम्ब्रेन है इनके बाहर, और वो किससे बनी हुई है? पैकेजिंग ऑफ गोल्गी सिस्टर्ने की पैकेजिंग से, यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ही पैकेजिंग से हमारे लाइसोसोम्स बनते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी सेल्स होती हैं जब उनका वर्क कंप्लीट हो जाता है या उनकी वर्किंग डैमेज हो जाती है तो वो अपने आप की सेल डेथ करा लेती हैं, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लाइसोसोम्स ही होती हैं। तो लाइसोसोमल वेसिकल कंटेन नंबर ऑफ हाइड्रोलेज, यानी लाइसोसोम वेसिकल में बहुत सारे हाइड्रोलेज हैं, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के डाइजेशन के लिए लाइपेज, प्रोटीन्स के डाइजेशन के लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के लिए कार्बोहाइड्रेट, और ये एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्यूल। तो वैक्यूल हमारे मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम होते हैं, स्पेस होता है। जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री है वैक्यूल की, उसको टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। टोनोप्लास्ट, तो जो टोनोप्लास्ट है प्लांट सेल की, वो क्या फैसिलिटेट करेगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मॉलिक्यूल्स, यानी उनके अंदर से आयंस का ट्रांसपोर्ट कराना, बाकी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराना,
उस सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वैक्यूल। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि वैक्यूल हमारा फूड स्टोरेज ऑर्गन होता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्ज सिंगल वैक्यूल मिलेगा ताकि वो अपने अंदर फूड स्टोर कर ले।